सेहत के हवाले से और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज़ाहिरी तौर पर माजूरी का शिकार हैं। जब भी हम उनको देखते हैं हम कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह, या फिर उनको देखकर हम दूर दूर से हंस रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपस में ही हम गॉसिप्स कर रहे होते हैं, या फिर किसी ना किसी तरह से उनको हम कह रहे होते हैं आजमाइश है। कहीं ना कहीं हम लोग उनका कॉन्फिडेंस शैटर कर रहे होते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम हर चीज़ में तरक्की करते जा रहे हैं, कुछ ऐसी भी सर्जरीज़ मौजूद हैं जिसके ज़रिए वो बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन सिर्फ थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है। और ये क्या कामयाब इलाज है जो मसनूई जोड़ के ज़रिए ठीक किया जाता है, किस एज में किया जाता है, कितने सक्सेसफुल रेशो है इसकी, पाकिस्तान में किस तरह से किया जा रहा है। और हमें ज्वाइन किया जनाब प्रोफेसर डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब ने, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन है, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज जिन्ना हॉस्पिटल, और इसी के साथ साथ हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन सर्जरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली। सेकेंडली सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके पास कितने ऐसे मरीज़ आते हैं जो साल से, यानी एक डेकेड या 2 डेकेड गुजर जाते हैं, उसी माजूरी का शिकार रहते हैं। हालांकि अर्ली एज में ही अगर उनकी सर्जरी करवा ली जाती है मसनूई जोड़ के ज़रिए से, या फिर जो नया ट्रीटमेंट आ रहा होता है उसके ज़रिए से, तो वो कहीं ना कहीं हद तक लोगों के ताने से, यहाँ पर जो ज़ाहरी माजूरी है उससे थोड़ा सा कवर कर सकते थे, यानी किसी की मोहताजी से बच सकते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया कि आपने यूयर जो पहले जिस तरह अपना मौक़ा मुझे बयान करने की इजाज़त देते रहे, अभी आपने रिसेंट भी मुझे यही अपना मौक़ा बयान करने की आपने के लिए मुझे इनवाइट कराया किया, बहुत शुक्रिया। हम जैसे जैसे आप देखते हैं कि एज जो है ना, एवरेज एज अब थोड़ी सी बढ़ रही है, तो इसी तरह लोगों के प्रॉब्लम्स भी बढ़ रहे हैं, उनके जोड़ों के प्रॉब्लम्स भी बढ़ रहे हैं। और इसमें हम ये है कि जैसे जैसे भी एज जो है ना वो 50 क्रॉस करती है, पर्टिकुलरली जो हमारी ख़वातीन बहनें हैं उनके जोड़ ना बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। सेकेंडली जो हमने सो कॉल्ड हमने तरक्की की है, हमने घर में सीढ़ियाँ बना दी हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बना दी हैं, उनसे भी उनके जोड़ जो है ना वो काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। फिर ये है कि चूँकि ख़वातीन हमारी किचन में बहुत ज़्यादा टाइम देती हैं, 4-4 5-5 घंटे खड़े करके वो खाने तो मज़ेदार बन जाते हैं, लेकिन उनके जोड़ सारे घिस जाते हैं, और उस वजह से जो है ना वो फिर उनकी स्पेस कम हो जाता है। जब स्पेस कम होता है तो बड़ी अच्छी एक चीज़ उसमें बनाई हुई है, जैसे जैसे वो हमें लगती है विटामिन डी हमें फ्रेश मिलता है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर उसकी ज़ाहिर डाइटरी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हम उसको कैल्शियम और साथ विटामिन डी देते हैं। थर्डली ये है कि हमारी चूँकि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, लोग सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ने से भी जोड़ ख़राब हो जाते हैं। जी आप अपनी बात मुकम्मल करें। थर्डली ये है कि ख़वातीन चूँकि हमारी पहले ही जो है ना बेचारी बस वो अंदर ही ज़्यादा रहती हैं, तो किचन में खड़े होने से एक एडिटिव इफेक्ट आता है, और उससे जो है ना उनके कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती हैं और उनके जोड़ ख़राब हो जाते हैं। सही हो गया। कौन कौन से जॉइंट्स जो है वो तब्दील किया जा सकता है, और उनके लिए किस किस्म की सर्जरी की जाती है? हम जो है ना देखें, तकरीबन हर जोड़ को रिप्लेस किया जाता है, एवरी जो है ना वो जॉइंट। अब ये है कि यहाँ पे जो जोड़ बदलने की रेशो है वो डिपेंड्स अपॉन द कॉज एंड डिपेंड्स अपॉन द ग्रेडिंग, कि उसके में कितना ग्रेड है। अब जब ग्रेड 3 ग्रेड 4 के ऊपर आप नी जॉइंट को रिप्लेस करते हैं, तो जो बंदा बैठा हुआ है सारा दिन दर्द से करा रहा है, मेडिसिन खा के, बजाय इसके कि अपने जो है ना वो गुर्दे ख़राब करें, अपने जो है ना वो लीवर के ऊपर असर हो, उनका स्टमक अपसेट हो, तो इट्स बेटर कि वो जोड़ों को रिप्लेस करवा लें। रिप्लेस कराने से होगा कि उनकी एक्टिविटी लेवल बढ़ जाएगा, उनके हार्ट के ऊपर कम स्ट्रेस पड़ेगी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कम होंगे, और दर्द की दवाइयाँ नहीं खानी पड़ती। अच्छा, बहुत सारे ऑपरेशंस या बहुत सारी सर्जरीज ऐसी हैं जिनको हम लेमैन समझते हैं ये ज़्यादा कामयाब नहीं है। उनमें से वन ऑफ दी जो है नी जॉइंट रिप्लेसमेंट है, और कि उनको लगता है कि हम मज़ीद रह जाएंगे, हमारे अपने जो चल रहे हैं, हमारे जोड़ जो चल रहे हैं अब मज़ीद ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद पता नहीं सर्वाइव रेट क्या हो। क्या ऑपरेशन ये पाकिस्तान में सक्सेसफुल है उस तरह से? मैं ऑलमोस्ट 1000 के करीब रिप्लेस कर चुका हूँ, और उनका एक्टिविटी लेवल और कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत कम है, और एक्टिविटी उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लोग चलते हैं, उनकी ज़िंदगी आसान हो गई है, दर्द की दवाइयाँ उन्होंने बंद कर दी हैं। तो इट्स बेटर कि हमें रिप्लेसमेंट की तरफ जाना चाहिए, बजाय इसके कि करा के और रात को नींद ना आना, दिन को भी वो तकलीफ़, चल नहीं सकते, बैठे हुए काम करते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है कि एक बंदा चल रहा है और वो उस रिप्लेसमेंट के साथ वो उसकी दवाइयाँ भी बंद हो गई हैं। तो आई थिंक इट इज़ अ गुड थिंग।
बिल्कुल इस तरह से है। अच्छा, अगर किसी ने सोच लिया है कि मुझे जॉइंट रिप्लेसमेंट करवानी है, उसके लिए क्या चीज़ें जो हैं उसको मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है? उसके लिए कोई मटेरियल यूज़ होता है, कोई सर्जरी इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं? ऑब्वियसली पहली चीज़ तो होता है मुस्तनद डॉक्टर। उसके बाद जो चीज़ें जहन में रखने की ज़रूरत है उसके बारे में अगर आप हमें बताएं। सबसे पहली बात यह है कि वो जब मरीज़ हमारे पास आता है, हम उसके टेस्ट कराते हैं, पेशेंट फिट होता है, फिर उसके बाद उसकी रिप्लेसमेंट करते हैं। और उसके लिए एक मुस्तनद डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये नहीं हो कि यहाँ पे जो है ना, ये एक मतलब एक सिंपल ऑर्थोपेडिक सर्जन का जो है ना काम नहीं है। उसने प्रॉपर ट्रेनिंग ली हो रिप्लेसमेंट में, उसमें उसने फेलोशिप की हो, फिर ही वो रिप्लेस कर सकता है, या एटलीस्ट वो ही मस्ट बी सम एक्सपीरियंस पर्सन। ठीक हो गया। कोई ऐसे मटेरियल वगैरह इसमें यूज़ होता है जिसके हमें देखने की ज़रूरत जी, है? आर्टिफिशियल जो जॉइंट्स होते हैं उसमें हम जो है ना वो आर्टिफिशियल मटेरियल डालते हैं। जो जोड़ बना हुआ है, जो एंड्स होते हैं बोन के, उनको हम काट के उसके साथ रिप्लेस कर देते हैं, और रिप्लेस करने के बाद वो उसको मरीज़ को नेक्स्ट डे हम चला देते हैं। इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट जॉब कि वो ना चले। वो उसकी साथ ही फिजियोथेरेपी भी शुरू करा देते हैं, और नेक्स्ट डे पेशेंट चलता है और साथ दवाई भी देता है। अच्छा, नी जॉइंट रिप्लेसमेंट से पहले कौन सी चीज़ें हैं जो हरबे होते हैं जो मरीज़ कर आता है? सब चीज़ें आपके पास, कुछ इंजेक्शंस होते हैं, कुछ PRP, शायद कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स भी होते हैं जो वो करवा कर आते हैं। उसके बारे में क्या ख्याल है? अगर उससे आराम आ जाता है या आखिरी हल यही निकलता है? जी, वेरी ट्रू। अभी ये है कि इट डिपेंड्स अपॉन द कि उसकी ग्रेडिंग कितनी है। पहली काज को देखते हैं, फिर काज उसको रिमूव करते हैं, फिर उसके हम एक्सरे कराते हैं, एक्सरे करके ग्रेडिंग करते हैं। जो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के ऊपर हम उसको PRP विद सेलुलर मैट्रिक्स और लगाते हैं, या अगर वो स्पेस कम है, उसकी जेल कम है, तो उसको जेल को रिप्लेस करते हैं। बट ऑब्वियसली अगर वो ग्रेड 3 में है तो फिर जो है ना ग्रेड 3 और 4 में उसकी रिप्लेसमेंट ही बनती है। और उसको ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि बजाय बैठने के बिस्तर पे एक बंदा चल लेता है, तो ये उसके लिए बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है कि वो जो ना उसका रिप्लेस हो गया जोड़, वो चल रहा है, उसकी एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं, उसके स्ट्रेसेस कम हो गए हैं। बिल्कुल इस तरह से है। अच्छा, हम देखते हैं जैसे कि बहुत सारे लोग जो हैं ये जॉइंट रिप्लेसमेंट की तरफ आ रहे हैं, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं वो भी करवाते जा रहे हैं। माजूर अफराद की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, जिनका पोलियो का मर्ज़ है या जिनको और कोई मर्ज़ है, उनके बारे में क्या कहेंगे? अगर तो उनके मसल्स जो है ना वो गोडे के, अगर हमने उसको नी को रिप्लेस करना है, अगर मसल्स काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसकी रिप्लेसमेंट करनी चाहिए। इसी तरह कुछ जो है ना वो कस्टम मेड चीज़ें होती हैं, जैसे ट्यूमर्स में, अगर ट्यूमर है किसी को यंग एज में है और वो नी जॉइंट को इन्वॉल्व कर रहा है, तो उसमें हम कस्टम मेड जॉइंट्स भी डालते हैं। और जो ट्रामा के पेशेंट होते हैं उनमें फिर हम हिप को जो है ना वो रिप्लेस करते हैं, जो ट्रामेटिक हिप इंजरीज होती हैं, अगर उसने फीमर के नेक को इन्वॉल्व किया हुआ है। सही हो गया। या ये है कि कॉम्प्लिकेटेड है, फिर कॉम्प्लिकेटेड में हम कस्टम मेड चीज़ें डालते हैं, तो कस्टम मेड जॉइंट जो है ना उसके साथ उसकी एक्टिविटी बेहतरीन हो जाती है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है, जैसे आपने कहा ना जेल की कमी है, जिसको लगता है कि जेल कम हो रही है जिसकी वजह से घुटने आपस में रगड़ खा रहे हैं। अब लेमैन की अपनी ज़ुबान है ना उसको चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, तो बहुत सारे लोग इसको डाइट से हल करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं अदरक, सूंठ, ये सब चीज़ें, या जैसे भिंडियाँ जिसमें लेसदार चीज़ें हैं, ये खाई जाएँ चीज़ें तो हमारे जोड़ों को मजबूत रखती हैं। हल्दी खालिस वो इस्तेमाल की जाए, वो जोड़ों को मजबूत रखती है। इस बारे में कितनी मिथ है, कितना फैक्ट है? ये आई थिंक ये तो मिथ ही है, इसमें कोई ऐसा कोई रियलिटी नहीं है। अगर भिंडियाँ खाने से होता तो वो काफ़ी अरसे पहले भी खा रहे हैं, तो उससे बेहतर होना चाहिए था। लेकिन ये है कि हमारे पास जैसे ही पेशेंट नी पेन या हिप पेन के साथ आता है तो हम उसकी पहले ग्रेडिंग करते हैं, उसकी काज ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसकी एक्टिविटी लेवल बेहतर करते हैं। अगर ग्रेड 1 उसमें स्पेस थोड़ा सा कम है, फिर थोड़ी सी नोकें बनी हुई हैं सादी ज़बान में, तो फिर हम उसको जो है ना वो उसे कहते हैं कि ये इसमें जो है ना इंजेक्शन लगा देते हैं जेल वाला, जेल से बेहतर हो जाते हैं। बट ऑन द ग्रेड 2, अगर ग्रेड 2 में मूव कर गया, उसका स्पेस और कम हो गया, नीचे से रिएक्टिव बोन भी बन रही है, तो फिर हम उसको जो है ना वो PRP विद सेलुलर मैट्रिक्स और उसकी एक्टिविटी लिमिटेशंस, उसकी एक्टिविटी मॉडिफिकेशन इसलिए मैंने वर्ड यूज़ किया कि हम उसको ये नहीं कहते कि आप बिस्तर पे बैठ जाओ। कुछ एक्सरसाइजेज हैं वो एडवाइस करते हैं और उसकी एक्टिविटी को मॉडिफाई करते हैं, उसे सीढ़ियों से मना करते हैं, तो उससे बेहतर हो जाता है वो। अच्छा, ऑब्वियसली अगर ग्रेड 2 से ग्रेड 3 में मूव करता है तो फिर हम उसको रिप्लेसमेंट की तरफ लेके जाते हैं। कोई भी पेशेंट जो है वो अगर किसी भी मतलब बीमारी के मिड में अगर, तो वो नई सर्जरी की तरफ जाता है, उसे होता है कि अभी भी गुजारा हो रहा है। जब हम बिल्कुल लास्ट पे आ जाते हैं, जैसे आप कह रहे हैं बिल्कुल लीस्ट स्टेज पर आ जाते हैं, हमें होता है कि अब करवा लिया जाए, तो आपको लगता है कि वो डॉक्टर के लिए भी ज़्यादा मुश्किल है? जब ग्रेड 3 पे पेशेंट जाता है उससे ग्रेड 4 पे जाता है,
कई लोग तो ग्रेड 4 पे भी नहीं करवाते। जब 4 के बाद जो है ना वो ऑब्वियसली दोनों हड्डियों के अंदर हड्डी घुस जाती हैं, तो वो फिर जो है ना वो एक हड्डी दूसरी हड्डी के अंदर चली जाती है, तो उस वक्त जो है ना वो साथ उसकी जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके लिगामेंट्स होते हैं, उनके मसल्स होते हैं, वो भी ख़राब हो गए होते हैं। तो इसलिए इसके ज़रा कामयाब होने के चांसेस ज़रा कम हो जाते हैं। बेहतर ये है कि जब स्पेस कम हो गया है, जब ग्रेड 3 में ग्रेड 4 में चला गया है, तो उसको रिप्लेस कराना लेना चाहिए ताकि उसकी कॉम्प्लिकेशंस कम से कम हो। किस एज के अफराद जो हैं वो इस तरह से जो सर्जरीज हैं वो करवा रहे हैं, और क्या रेशो आ रही है? अभी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, हम एज में नीचे की तरफ आ रहे हैं, 40s में आ रहे हैं, हालांकि मुझे लगता है 50s में या 60s में होता है। नहीं, इनके लिए जो 50s और 60s वाले हैं ना, ये तो लोग अब काफ़ी जोड़ रिप्लेसमेंट की तरफ आ रहे हैं। लोगों को अब काफ़ी इसमें आगाही हो गई है, अवेयरनेस हो गई है, और वो जो है ना वो रिप्लेसमेंट की तरफ आते हैं। लेकिन सम टाइम ये होता है कि किसी डिफॉर्मिटी की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से, कोई अल्लाह ना करे किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, उसमें बोन जो है ना उसको इरिवर्सिबल डैमेज हो गया हो, तो फिर हम उसकी भी रिप्लेसमेंट करते हैं। वो ज़रा लोग थोड़ा देर के बाद करवाते हैं। रिस्क फैक्टर क्या है? कोई भी चीज़ है साइड इफेक्ट के बगैर तो ऑब्वियसली नहीं होती है, आर्टिफिशियल चीज़ें अगर हम देखें तो। रिस्क फैक्टर जो हमारे यहाँ पे जो थिएटर्स है ना, थिएटर इसके लिए बहुत अच्छा होना चाहिए, और ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास जो है ना जिन्ना हॉस्पिटल में स्टेट ऑफ आर्ट थिएटर्स हैं, और हम वहाँ पे रिप्लेसमेंट करते हैं, और इन्फेक्शन रेट तकरीबन ना होने के बराबर है। ओके, इसके कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं इनके रिप्लेसमेंट करवाने के? रिप्लेसमेंट के साइड इफ़ेक्ट्स यही होते हैं कि ड्यूरिंग द सर्जरी के दौरान हो सकते हैं, कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं कि हड्डी जो है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा काटी गई है, या जो है ना हड्डी के प्रॉब्लम ज़्यादा हैं। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इसके लिए बहुत वेल ट्रेंड सर्जन होना चाहिए जो आर्थोप्लास्टी करता हो। ये ना हो कि वो जो है ना वो हम ये यूजुअली न्यू कमर्स को हम अलाउ नहीं करते, और इसके लिए मैंने अपने हॉस्पिटल में हमने टीम्स डेवलप की हुई हैं जो प्रॉपर ट्रेनिंग हासिल करके आए हैं, और वही इसकी रिप्लेसमेंट करते हैं। सही हो गया। इसके लिए कुछ एहतियातें भी होती हैं, हमने जैसे नेक जो लेग्स हैं हमने बेंड नहीं करके बैठना, भागना नहीं है ज़्यादा, ये ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है। देखिए, एक बंदा जो बिस्तर पे बैठा हुआ है, जब मैंने उसकी जॉइंट को रिप्लेस कर दिया है तो वो चलना शुरू हो जाता है। अब थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं जो जिनको पेशेंट को एक्सेप्ट करना होता है। उन लिमिटेशंस में ये है कि पेशेंट ने जो है ना वो सीढ़ियाँ ना चढ़े, नीचे बैठ के नमाज ना पढ़े, ताकि अपने गोडे बचाए। वो 10 से 15 से 20 साल तक चल जाते हैं। अगर वो सीढ़ियाँ चढ़ेगा तो वियर टीयर ज़्यादा होगा। देखिए, आर्टिफिशियल चीज़ है, उसका अपने प्रॉब्लम्स भी हैं, तो वियर टीयर ज़्यादा होगा तो वो 7-8 साल चलेंगे। तो बेहतर नहीं है कि उसको रिप्लेसमेंट को आप 15 साल तक 20 साल तक चलाएँ उसको। तो कितने लोग आपके पास आते हैं जो सिर्फ दर्दों की वजह से पेन किलर्स खा खा के अपने उन्होंने गुर्दे ख़राब कर लिए होते हैं, स्टमक ख़राब कर लिए होते हैं, सिर्फ इस वजह से कि आज दर्द से आराम आ गया, कल हैवी पेन किलर ले ली, उसके बाद कोई पेन किलर्स असर करना बंद कर देती हैं? असल में ये है कि पाकिस्तान में एक चीज़ है कि यहाँ पे जो भी मेडिसिन है ना वो आसानी से आप जाके मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। वो मेडिकल स्टोर से जब लोग खुद जाके दवाइयाँ लेंगे, पेन किलर्स खाएंगे, तो उनके गुर्दे ख़राब होंगे। बहुत सारे लोग आते हैं जिनको हम फिर नेफ्रोलॉजी को रेफ़र करते हैं, और वो उनके थोड़े गुर्दे बेहतर करके या वो डायलिसिस के ऊपर चले जाते हैं, या फिर थोड़े से बेहतर हो जाते हैं, तो फिर हम उनकी रिप्लेसमेंट कर देते हैं। सही हो गया। अच्छा, डाइट के बारे में बताएं। आपने सबसे पहले कहा था कि डाइट का एक बहुत अहम किरदार है। हमें कौन सी ऐसी डाइट लेनी चाहिए कि जिससे हमारे सप्लीमेंट्स कौन से लेने चाहिए जिससे हमारे जोड़ बेहतर रहें, हमारी हड्डियाँ मजबूत रहें? सबसे पहले तो डाइट का जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशल और क्रिटिकल रोल है। आप ये कि जो है ना बच्चों से लेके बड़ों तक जो है ना आप देखते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है ना वो बंद करें और नेचुरल डाइट लें। फिर ये है कि दूध का इस्तेमाल और जंक फूड को अवॉइड करें, और ये सो कॉल्ड जो वो शाम को जिसने वो पिज़्ज़ा खा के सोना है उसको ज़रा बंद कर दें, बर्गर्स बंद कर दें। तो नेचुरल घर वाली डाइट लें तो वो बेहतर है। वंस इन अ मंथ जो है ना, या वंस आप 15 दिन के बाद अगर ले लें तो मतलब ये तो नहीं है कि रोज़ ही लें, नॉट पॉसिबल। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं अपना विटामिन डी का टेस्ट करवाते हैं, अपने जो वाइटल्स हैं वो चेक करवाते रहते हैं, तो कहते हैं कि विटामिन डी जो है वो पाकिस्तान में तो सब लोगों का कम ही आता है। पाकिस्तान में इसलिए कम आता है कि हमारी जो ना लाइफस्टाइल बड़ा चेंज हो गया है। जब लाइफस्टाइल चेंज होगा तो जब धूप को बिल्कुल लोग अवॉइड करेंगे, धूप में चलना पसंद नहीं करते, थोड़े कदम भी चलेंगे तो वो कहते नहीं हमें अपनी गाड़ी पे जाना चाहिए, इतना तो होना चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी चाहिए।
तो विटामिन डी में सन एक्सपोजर का बहुत ज़्यादा रोल है, हम सन एक्सपोजर लेते ही नहीं हैं। तो सन एक्सपोजर अगर नहीं ले सकते तो फिर बेहतर ये है कि आप आर्टिफिशियल जो है ना वो फिर इंजेक्शन की सूरत में लें। बिल्कुल इस तो तरह से विटामिन डी लेवल अपना पूरा रखना चाहिए और इट शुड बी मोर देन 20 सर, लास्ट में नैनोग्राम। कोई मैसेज देना चाहेंगे? लास्ट में ये है कि अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा हम लोग चेंज करें। एक्सरसाइज जो है ना उसको अपना एक हिस्सा बना लें। एक्सरसाइज को जब हम अपना हिस्सा बना लेंगे और सन एक्सपोजर बेहतर होगा तो हमारी जो है ना, और थर्डली ये है कि डाइट को बेहतर करें, डाइट जंक फूड को अवॉइड करें। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रज्ञान बहुत करने के शुक्रिया। लिए। और इस